आज हम निदान पंचक की आगे वाली चर्चा करेंगे। अब तक हमने हेतु के प्रकार और उसका विवरण देखा, पूर्व रूप की चर्चा की, उसके बाद रूप की भी चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे उपशय अनुपशय की। अब तक जो मैंने आपसे बातें की है, हर बार मैंने कुछ न कुछ एक्सरसाइज दिए हैं और मुझे खुशी है कि कुछ लोग कर रहे हैं। बाद में भी आप कर सकते हो, लिख लीजिए। तो आज की चर्चा थोड़ी आगे बढ़ाएंगे। उपशय अनुपशय, अभी एक ध्यान देना जरूरी है। ये सब चर्चा उपशय अनुपशय की जो आ रही है यहाँ पे, वो स्टैंड अलोन चर्चा नहीं है। तो ये रोग परीक्षा और रोगी परीक्षा में जो रोग परीक्षा की जो एक गतिविधि बताई है, उसमें निदान पंचक 5 उपाय बताए हैं रोग परीक्षा के, और उस रोग परीक्षा के जो 5 उपाय बताए हैं उसमें से एक सबसेट है उपशय अनुपशय। और अगर हम पहले लेक्चर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, स्मरण करेंगे, तो हमें ये याद होगा कि एते पंचा व्यस्ता समस्ताश्च व्याधिबोधकाः, ये 5 अकेले और सब मिलके या 2 या 3 मिलके व्याधिबोधकाः, व्याधि का बोध कराते हैं। तो हमें ये उपशय अनुपशय जो अभी चर्चा इसके आगे करनी है, उसका प्रयोजन स्पष्ट है कि इससे हमें व्याधि का बोध किस लिए कैसा होता है, इसकी चर्चा हमें यहाँ पे करनी है। ना कि ये पूरा का पूरा चैप्टर ऐसे ही अलग स्टैंड अलोन समझ लेना है। तो ये व्याधि बोधक है, ऐसी ग्रंथकारों की प्रतिज्ञा है। उन्होंने बताया है कि ये व्यस्ता समस्ताश्च व्याधि बोधकाः। तो आज उपशय अनुपशय की चर्चा जब करेंगे, तब इसकी चर्चा हमारा परिप्रेक्ष्य स्पष्ट है कि व्याधि बोधन कराना है, न कि ये चिकित्सा की सिस्टम है। एक चर्चा यहाँ पे भी हमें करनी पड़ेगी कि उपशय अनुपशय और चिकित्सा में क्या अंतर है। थोड़ा अत्यंत सूक्ष्म अंतर है, लेकिन वो भी हमें समझ लेना पड़ेगा। तो पहले इन शब्दों की चर्चा करते हैं। हेतु व्याधि विपर्यस्तार्थ कारणम औषधान्न विहाराणाम उपयोग सुखावह विद्यालुपशम व्याधि सही सात्म्यम इति स्मृतः। अब इस व्याख्या में इसका पर्याप्त वर्णन किया है कि हेतु विपरीत विपर्यस्त, व्याधि विपर्यस्त तथा हेतु विपर्यस्तार्थकारी तथा व्याधि विपर्यस्तार्थकारी, ऐसे औषध अन्न विहार का सुखावह उपयोग, इसका मतलब होता है उपशय अनुपशय। क्रम है तो स्पष्ट है कि हेतु व्याधि विपर्यस्तार्थकारी, इसका सुखावह उपयोग होगा, इसको बोलेंगे उपशय। जिसका दुखावह परिणाम होगा, उसको बोलेंगे अनुपशय। अभी ये व्याख्या की मीमांसा यहाँ पे नहीं करेंगे, उसका भावार्थ समझ लेंगे और उसे आगे चलकर हम उससे कुछ काम करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि जब मेरे लेक्चर को बैठते हो, आपके हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, एक्सेल शीट ओपन करके रखना चाहिए, नहीं तो कागज पेन लेके एक फ्रेम बनाइए, कॉलम पे लिख लीजिए हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु विपरीतार्थकारी,
व्याधि विपरीतार्थकारी। उसके आगे वाली रो में लिख लीजिए औषध, उसके आगे वाली रो में लिख लीजिए अन्न, उसके आगे वाली रो में लिख लीजिए विहार। तो ये आपका एक टेबल बन गया, 4x3 का एक टेबल बन गया आपका। अब ये लेक्चर खत्म होने के बाद जो एक तो टैगलाइन बची होगी, एक सेल बची होगी अगर एक्सेल में बनाया है, क्योंकि रो और कॉलम को जोड़ने वाली एक जो सेल होती है वो खाली होती है। तो उस सेल में आप किसी एक व्याधि का नाम लिख लीजिए और आपका आपका अनुभव जो है वो लिख लीजिए। तो टेबल में जैसे मिल गया आपको हेतु विपरीत औषध का, समझो हमने अम्ल पित्त वहां पे लिखा है अम्ल पित्त, तो अम्ल पित्त में हेतु विपरीत औषध, अम्ल पित्त में हेतु विपरीत अन्न, अम्ल पित्त में हेतु विपरीत विहार, अम्ल पित्त में व्याधि विपरीत औषध, व्याधि विपरीत अन्न और व्याधि विपरीत विहार। जैसे हमारे 12 सेल मिल गए। अगर इस पर ही आपने पूरा का पूरा लेखन कर दिया तो आपका एक बड़ा लेखन तैयार हो जाएगा, जिससे शायद आयुर्वेद पत्रिका या ऐसे कुछ और भी जो नियत तालिका है आयुर्वेद के, उसमें वो पब्लिश हो सकता है। उससे एक आपको रेडीमेड कुछ ना कुछ रेफरेंस आर्टिकल मिल जाएगा। और आप में से जिनका जिनका अलग अलग स्तर का अनुभव है वो अपने अपने तरीके से ये टेबल पूरा कर सकते हैं। किसी को चाहिए तो कैंसर के सी एवरेस्ट कर लो, हेतु विपरीत औषध अन्न विहार, व्याधि विपरीत औषध अन्न, ये आप अध्ययन बिल्कुल कर सकते हो। तो ये हो गया अपना आज का पहला एक्सरसाइज। अब जरा थोड़ा समझ लेते हैं। ये तो समझ में आ गया ना, थोड़े उदाहरण की चर्चा करनी है तो करेंगे कि जैसे कि अम्ल पित्त है तो ग्रंथों में तो दिया है पूरा, इसलिए वो पढ़कर मैं आपका समय नहीं लेना चाहता। आप पढ़ सकते हो, विद्वान हो सब आप। तो समझो अम्ल पित्त का तो हेतु विपरीत, हेतु विपरीत औषध क्या होगा कि अम्ल पित्त, अम्ल गुणोदरिक्तम पित्तम अम्ल पित्तम, ऐसी उसकी निरुक्ति की है। इसका मतलब स्पष्ट है, क्या है कि अम्ल गुण जिससे उद्रिक्त होता है ऐसा जो है, तो अम्ल पित्त जिससे उद्रिक्त होने वाले जो जो हेतु है उसके विपरीत औषध देना है। मतलब अम्ल पित्त हेतुओं में उद्रिक्त करने वाला वीर्य कौन सा है, क्योंकि हमें औषध देना है तो वीर्य प्रधान देना है ना। थोड़ा ये सटल डिफरेंस ध्यान में आ गया आपके। अम्ल पित्त की चर्चा कर रहे हैं हम और हेतु विपरीत औषध ढूंढ रहे हैं। तो हेतु विपरीत औषध ढूंढ रहे का मतलब है कि औषध अगर देना है, औषध वीर्य प्रदान होता है, तो वीर्य प्रदान देना है तो हमें हेतु भी वीर्य प्रधान देखने होंगे। तो अम्ल पित्त में कौन सा हेतु है कि जो अम्ल पित्त पैदा करता है जो वीर्य प्रधान है, तो उष्ण वीर्य प्रधान, ये जो है उष्ण वीर्य की प्राधान्य होती है, वो अम्ल पित्त उत्पन्न करता है। तो हमें औषध ढूंढना है, वो किस तरीके का होगा, शीत वीर्य होगा। तो शीत वीर्य होगा मतलब यानी वो सिस्टम से चलने वाला है तो शीत वीर्य होगा, तो टिपिकल विपाकी होगा, टिपिकल रसात्मक होगा, ये तो उसका आ गया। अभी हेतु विपरीत कहा गया है तो हेतु विपरीत वीर्य तो देख लिया आपने। हेतु विपरीत किस किन हेतुओं से अम्लपित्त होता है, किन रसात्मक हेतुओं से अम्लपित्त होता है। तो पित्त को बढ़ाने वाले जो कटुतिक्त कषाय रस है उनके बढ़ने से अम्लपित्त होता है, उनका हेतु सातत्य होने से अम्लपित्त होता है। तो हमें अगर उसका अन्न से कुछ मुकाबला करना है उसी अम्लपित्त का, तो अन्न तो है आहार, रस प्रधानो आहार, वीर्य प्रधानम औषधम, ये हम जानते हैं। तो इस तरह अन्न का इस्तेमाल करना है तो हमको कौन से 3 रस इस्तेमाल करने पड़ेंगे। जो हेतु
जिन रसात्मक हेतुओं से अम्ल पित्त हुआ है, तो रसात्मक हेतु कौन से होंगे वहां पे? तिक्त, कटु और कषाय, इन तीन रसों से एक या दो या तीन मिलके भी उसका अम्ल पित्त का हेतु हो सकते हैं। तो इन तीन के विपरीत हमें अन्न का इस्तेमाल करना है। इसका मतलब हमें कौन से रस इस्तेमाल करने पड़ेंगे? मधुर, सिर्फ मधुर ही रस बचता है। और पित्त है तो कषाय, तिक्त, मधुर, पित्तम, इन तीनों का इस्तेमाल हम वहां पे करेंगे। ठीक है। तो अभी थोड़ा कैच आ गया कि उष्ण वीर्य के है और अभी यहाँ अन्न का इस्तेमाल करना है, तो हमें एक प्राधान्य किसको देना पड़ेगा कि ऐसा रस हो, ऐसा हो कि वो वीर्य को तकलीफ ना दो, ऐसा शीत वीर्य हो कि जो अन्न को तकलीफ ना दे। ठीक है। तो ये सब कर पाओगे आप? मैं ये मान्यता है कि आपको ये हो जाएगा, आपसे काम कर सकते हो। सिर्फ ऐसा होता है कि आप तो रामायण देख रहे होगे सब लोग। हम्म? अ, तो रामायण की एक कथा है कि ऐसा था कि समुद्र उल्लंघन करके जाना था। अभी इस रामायण में बताया कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मैंने देखा नहीं, और जो पहले देखा था वो भूल गया। लेकिन ये रामायण की कथा है, उसमें ऐसा कहा गया है कि समुद्र उल्लंघन करके जाना था। तब ये जो सब वानर की सेना है, वानरों की सेना है, वो वहां पे बैठी थी और सोच रहे थे कि कैसे जाएंगे अभी समुद्र का उल्लंघन करके। तो कोई बोला मैं आधा जा सकता हूँ लेकिन वापस नहीं आ सकता। कोई बोला मैं आधे से भी आगे जाऊंगा और हाँ, हो सकता है वापस आ जाऊंगा, जा सकता हूँ वापस नहीं। कोई बोला मैं जा तो सकता हूँ, वापस नहीं आ सकता, पूरा का पूरा जाऊंगा लेकिन वापस नहीं आऊंगा। तो हनुमान जी की ऐसी एक ताकत थी कि उनमें ही ये ऐसी एक क्षमता थी कि वो लंका तक जाएंगे, सीता मैया का दर्शन करेंगे और वापिस आ जाएंगे। ऐसी उनकी ताकत थी। लेकिन उनको एक कुछ अभिशाप मिला था, इसलिए वो अपनी ताकत भूल गए थे। तब जो जामवंत जी थे, उनको ये कथा मालूम थी कि ये जो पराक्रमी वीर है, ये अपनी ताकत कुछ अभिशाप से भूल गया है। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके अभिशाप की कथा सुनाई और उनको पर उनके खुद की क्षमता का, उनकी ताकत का एक अंदाजा दे दिया कि आप कर सकते हो, आप में ही सिर्फ एक क्षमता है, आप जा सकते हो, आप वापिस आ सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो, जाओ उठो करो। तो समझो ऐसा है कुछ, उन्होंने हनुमान के एक हनुमान जागरण स्तोत्र गाया। उसके बाद क्या हुआ सब पता है आपको। ऐसे ही मुझे हर बार जब लेक्चर देता हूँ तो लगता है हमारे यहाँ सब ऐसे अभिशाप मिले हुए हनुमान बैठे हैं मेरे सामने जब लेक्चर देता हूँ तो। उनमें क्षमता है, सिर्फ कुछ ज्ञान नहीं है, तो वो अपनी क्षमता भूल गए हैं। और क्षमता भूल गए हैं या तो सिस्टम भूल गए हैं। तो एक सिस्टम और क्षमता, क्षमता तो है, सिर्फ उसको अंदर से उछालने की जरूरत है और सिस्टम की आने की जरूरत है। तो मैं समझो कि आपका जाम्बुवंत हूँ और आप सब लोग हनुमान है। तो चलो अभी मैं आपको हनुमान जागरण स्तोत्र गाकर सुनाता हूँ। आप उठिए और कुछ पराक्रम कीजिए। तो अभी यहाँ की सिस्टम क्या है, हमने एक 4x3 टेबल बना लिया। अभी हेतु विपरीत औषध ढूंढना है, तो थोड़ा सा एक अपना रिवर्स मैकेनिज्म करना पड़ेगा। ये औषध है, इसका मतलब वो वीर्य प्रदान है। ठीक है ना। अभी हेतु विपरीत औषध ढूंढना है, मतलब जिन वीर्य प्रधान हेतुओं से ये हुआ है उसके विपरीत कुछ तो भी ढूंढना होगा। औषध अन्न देना है, हेतु विपरीत। तो जिन आहार रसों से आहार प्रधान, रस प्रधान आहार वीर्य प्रधानम औषधम। अभी जिन रसों के कारण ये पित्त बढ़ा हुआ है, अम्ल पित्त बढ़ा हुआ है, उस पर हम कुछ चर्चा करेंगे। तो ये हमारी सिस्टम हो गई। तो इस रस के विपरीत जो है, हमें कुछ
उसके उन रसों का भोजन में इस्तेमाल करके उसकी चर्चा करनी है। अब भोजन में कौन से संस्कार करने हैं, अग्नेय संस्कार करेंगे कि शैत्य संस्कार करेंगे, इसकी चर्चा जरा आज नहीं करेंगे, क्योंकि भोजन पर मेरा पुस्तक भी आ रहा है, उसमें कुछ संस्कारों की चर्चा भी हो गई है। अगर आप चाहते हैं तो भोजन संस्कार या जो संस्कार विषय है उस पर कभी बाद में चर्चा हो सकती है। आप मुझे मैसेज भेज दीजिए, नहीं तो ये भेजिए है, उनको मैसेज भेज दिए तो वो अरेंज कर सकते हैं ये निदान पंचक होने के बाद। अगर आपको चाहिए तो संस्कार विचार पर कुछ विमर्श करेंगे। तो ऐसे ही व्याधि विपरीत, तो व्याधि विपरीत औषध देना है तो हमें क्या चर्चा करनी पड़ेगी? व्याधि विपरीत अविहार की चर्चा रहेगी। विहार हेतु विपरीत विहार करना है। अब ये जो विहार का परिणाम अम्ल पित्त में हो जाएगा, वो कैसे हो जाएगा? तो ऐसा है कि वो रस प्रधान तो विहार होता नहीं। विहार जो होता है अपना प्रायः वीर्यवर्धन नहीं होता है। रात्रो जागरण वृक्षम, वृक्ष के कारण अत्यधिक ये बढ़ना वगैरह वगैरह, अति स्निग्ध, अति वृक्ष, या वात का अत्यधिक सेवन या आतप का अत्यधिक सेवन, ये रस प्रधान नहीं होता, ये वीर्य प्रधान ही होता है। तो ऐसे कौन कौन से विहारों से अग्नि की सेवा सतत शिफ्ट में काम करता है, वो फैब्रिकेशन के कुछ यहाँ पे लगा हुआ रहता है, फर्नेस के सामने काम करता है, कुछ दवाइयाँ बनाता है, वो भट्टी चलाता है, या कुछ अपना गवंडी जैसा काम करता है। तो ये जो हेतु होंगे उनके, वो तो विहारात्मक जो हेतु होंगे उनके विपरीत भी काम करना है तो वीर्य प्रधान ही होंगे। तो उस पर चर्चा कैसे करेंगे? अगर कोई रात को जागरण करता है तो रुक्षता बढ़ती है, रुक्षता के कारण उष्ण वीर्य बढ़ता है, उसके कारण अम्लपित्त होता है, तो उसको हमें चिकित्सा देनी है। तो क्या करनी पड़ेगी? विहारात्मक हेतु विपरीत देना है। तो उसको कहेंगे कि दोपहर के खाने के बाद सो जाओ, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहना चाहिए। और कुछ कहेंगे, और कुछ कहेंगे, और कुछ कहेंगे। जैसे मैंने पहले केसेस बताया था कि आप एसी में बैठना है क्यों? आप बिल्कुल जरूर बैठिए। मुंबई वाले जो लोग बताते हैं कि अम्ल पित्त है तो एसी में बैठो कि ना बैठो, मैंने कहा था बिल्कुल बैठ जाओ। और बाकी सब जो मैनेजमेंट है वो अलग होती है। ठीक है, तो आपको ये टेबल पूरा करना है अम्ल पित्त के साथ। हेतु विपरीत अर्थकारी, अभी इसका कीवर्ड आपके ध्यान में आ गया, इसकी ज्यादा चर्चा मैं नहीं करूंगा। विपरीत हो या विपरीत अर्थकारी हो, तो विपरीत अर्थकारी हो, व्याधि विपरीत अर्थकारी हो। औषध का मतलब है वीर्य प्रधानता, अन्न का मतलब है रस प्रधानता, और विहार का मतलब है वापस वीर्य प्रधानता। हेतु, व्याधि, विपर्यस्तार्थ, विपर्यस्तार्थ कारणम, औषधान्न विहाराणाम प्रयोग स्वभाव विद्या उपशमन व्याधि है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये आप कर लोगे ऐसी मेरी मान्यता है, ऐसे मेरा सुझाव भी है और मेरी मान्यता है कि, और आप सेव सब कर लो। और मेरी कुछ मदद चाहिए तो बिल्कुल ले लो, नहीं चाहिए तो अच्छी बात है। और ये मैं और एक सूचना मेरी है कि ये आप पब्लिश कर दो कि इन सब लॉकडाउन पीरियड में आपने जितना चिंतन किया है वो कुछ ना कुछ पब्लिश कर दो। पब्लिश करने के अपने कुछ फायदे होते हैं। एक तो अपने हाथों से लेखन होता है, लेखन करते समय हम ही अपना परीक्षण खुद कर लेते हैं। और जरा अच्छे लेखन कुछ पढ़ लो, जैसे कि मेरे गुरुजी वैद्य रमेश तंवर जी का लेखन है, अन्ना करमरकर जी का लेखन है, वेणुमाधव शास्त्री जी का लेखन है। इन्होंने किस ढंग से लेखन किया है। बहुत बार मैं ऐसा देखता हूँ नियत कालिकाओं में, मेरे पास कुछ नियत कालिका आते हैं, मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि ये क्यों बेचते हैं, मुझे पता नहीं। शब्द तो अच्छा नहीं है लेकिन इतने बकवास लेखन किए होते हैं कि ऐसा लगता है कि मैं ईसाप नीति की चातुर्य कथा या अकबर बिरबल की चातुर्य कथा या तेनालीराम की चातुर्य कथा सुन रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ, ऐसा लगता है। शास्त्र है भैया ये, थोड़ी प्रगल्भता होनी चाहिए आपके शब्दों में। आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर नहीं लिख रहे हैं, आप शास्त्रीय नियतकालिक पे लिख रहे हैं। और आप वर्तमान पत्र या ऐसे कुछ फेमिना वेमिना इसमें भी नहीं लिख रहे हैं। आप कहाँ पे लिख रहे हैं?
आयुर्वेदीय शास्त्रीय नियतकालिकों में मैंने कुछ साल पहले एक वर्कशॉप लिया था पूरे दिन का, और उसमें मैंने लिखा था कि व्हाट्सएप पर कितना लिखना है, कैसे लिखना है, फेसबुक पर कैसा लिखना है, कितना लिखना है, अगर आप नियतकालिकों पे लिखना है तो कैसा लिखना है, क्या लिखना है, कैसा उसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, कितने शब्दों में होनी चाहिए, उसमें के इस्तेमाल होने वाले शब्द कौन से होने चाहिए, और शास्त्रीय नियतकालिकों में लिखना है तो कैसे आपकी प्रगल्भता होनी चाहिए, और अगर आप एमडी और पीएचडी का थीसिस लिख रहे हैं तो आपकी प्रगल्भता कैसी होनी चाहिए। ठीक है ना? इसमें अंतर है कि नहीं, थोड़ा-थोड़ा है ना अंतर? कि जब आपका पाठक वर्ग हो कि जो आयुर्वेद को पढ़ने वाला ही है, जो आयुर्वेद जानता है, तो उसे आपकी ज़रूरत नहीं कि आयुर्वेद में 3 दोषों का वर्णन है, वात की व्युत्पत्ति ऐसी है, निरुक्ति है, आप डायरेक्ट मुद्दे पर आ जाइए। और जो सामान्य लोग हैं, उनको वात की व्युत्पत्ति क्यों सिखाएँगे? ज़रूरत क्या है? तो ये जब ध्यान हम लोग देते नहीं है, तब ऐसी तेनालीराम की चातुर्य कथा तैयार हो जाती है। ये नहीं लिखना है आपको। हुँ? अभी ऐसा है कि नियतकालिकों के सामने ये बिल्कुल सवाल होता है कि क्यों अच्छे लेखन आते ही नहीं, तो जो भी उसमें से अवेलेबल बेस्ट ढूँढते हैं और उसको छाप देते हैं। लेकिन कुछ-कुछ तो नियतकालिक में रहता हूँ तो वो बिल्कुल मुझे ऐसा इतना हैरान होता हूँ मैं कि अरे क्या ये क्यों भेज रहे हैं मुझे मेरे पास? मेरी तो इच्छा भी नहीं है देखने की, लेकिन आ जाता है, क्या करें? सद्भावना है, देना पड़ता है। भेजते हैं, अपने आदमी हैं, सोचता हूँ कि कभी कभी ना कभी सुधर जाएँगे। लेकिन ऐसे बहुत साल हो गए वो सुधरे नहीं है, अभी भी वो सेनाग्राम की चातुर्य कथा ही भेज रहे हैं मुझे। इसलिए आपको एक मेरी प्रार्थना है, सूचना है, आप लेखन कीजिए। अभी जो हमारे आयुर्वेद पत्रिका के संपादक वर्ग हैं, बड़े अच्छे हैं, वो आपको मदद करते हैं। उनका ये पद्धति नहीं है कि रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट या रिजेक्ट, ये 2 पद्धति नहीं है, वो आपको बोलेंगे कि आपके इसमें थोड़ा-थोड़ा ये भी चाहिए, थोड़ा-थोड़ा ये भी चाहिए। जैसे मेरे गुरुजी करते थे, मधु जीवन के पुराने अंक आपने देखे होंगे, तो एक दर्जेदार उसका पब्लिकेशन था, उसमें वो कहते थे कि आप मुझे लिखकर भेज दो, अगर आपको लिखना है लेकिन मदद चाहिए, मैं कर दूँगा। गुरुजी खुद किसी को लेखन के लिए विषय भी देते थे, उसके पॉइंट्स निकाल के देते थे, सब पॉइंट्स निकाल के देते थे, रेफरेंस निकाल के देते थे। भैया आप लिखो ऐसे कहते थे। अ, तो अभी मैं गुरुजी ने जैसा किया है वो मैं भी करता हूँ। जो आपको लिखना है, बहुत सारे लोग ऐसे सब कुछ ना कुछ लिखना है, तो क्या लिखना है? तो आयुर्वेद के बारे में लिखना है तो मैं मदद कर सकता हूँ। बाकी तो मेरा है एक्सपर्टाइज़, लेकिन मैं जो वहाँ पे ध्यान नहीं देता। तो कैसे लिखना है, क्या लिखना है, इस पर जिसको आपकी मदद चाहिए। आपको अगर है ऐसा होता है कि नहीं, कुछ ना कुछ लिखने की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि लिखना है, लेकिन मुझे कैसे शुरुआत करूँ, स्टार्टिंग ट्रबल ही है। तो चलो आओ, मैं हूँ आपके साथ, कुछ ना कुछ मदद करूँगा। यार थोड़ा विवर्गमन हो गया, लेकिन ज़रूरी था। तो जाते हैं अभी उपशय और चिकित्सा का भेद समझ लेते हैं। बिल्कुल ही सूक्ष्म भेद है, व्यावहारिक भेद है। ग्रंथकारों ने कहा है कि विद्यादुपशमं व्याधेः, सही सापने श्रुतम, यानी ग्रंथकारों का अभिप्राय स्पष्ट है, लेकिन व्यवहार में क्या गड़बड़ करते हैं हम लोग, ये थोड़े समझने की जरूरत है। एक 5 मिनट में वो समझ लेते हैं, बहुत जरूरी है। एक पुराने जमाने के वैद्यराज थे, वैद्यराज मोय लेले, मोरेश्वर यशवंत लेले, कभी जामनगर के डीन रह चुके हैं, वहाँ के थे, खाते थे। अभी आप जानते होंगे तो शायद एक अविनाश जी लेले है, उनके पिताजी, उनके और भी भाई है, बहनें भी है, वो सब लेले एक अच्छा बड़ा, अभी उनकी तीसरी पीढ़ी वैद्यों की आई है। मुझे लगता है अविनाश जी के जो चिरंजीव है वो भी आयुर्वेद में, मैं मिला नहीं उनसे, फिर भी सुना है कि वो आयुर्वेद में आ गए हैं। तो मोयोदेले जी ने एक बहुत ही सुंदर लेखन किया है, उपशय और चिकित्सा का फर्क समझाने के लिए। मुझे लगता है वो मधुजीवन में आया था। आप मधुजीवन की साइट देख लीजिए, नहीं तो अपने सत्यव्रत नानक जी है, उनसे संपर्क करके उनसे आपको लेख प्राप्त हो जाएगा, पीडीएफ उसकी मिल जाएगी, तो वो आप जरूर देख लें। अच्छा है वो लेखन, इसमें से कुछ मुद्दे
अभी तो मेरे पास भी नहीं है वो, जाने कहाँ गया। अगर होता तो मैं अभी आज ही शेयर कर देता। तो उपशय यानी हम लोग जो इसमें कहते हैं, रूढ़ व्यवहार में हम कहते हैं कि इससे मुझे रिजल्ट मिल गया, पेशेंट ठीक हो गया। होता है ना ऐसा कि मैं तो बहुत सारे मेरे दोस्तों को या क्लिनिक में जाता हूँ, देखता हूँ तो क्या कर रहा है यार तू? मुझे कुछ उसमें तर्क नहीं दिखाई देता, क्योंकि एक तो वैद्य मैंने देखे थे, कुछ हमारे कोटकर गुरु जी का कुछ काम था, इसलिए मैं चला गया उनको मैसेज देने के लिए। मैंने देखा तो वहां पे वो पुड़िया बना रहे थे। अम्लपित्त का पेशेंट था, वो तो अम्लपित्त। तो उसमें लीला विलास रस, शंखवस्म, सूतशेखर और स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण, और ये 10-12 दवाइयां इकट्ठा करके उसका मिश्रण करके हर एक पुड़ी में उन्होंने दे दी। तो मैं तो थोड़ा अचंभे में रह गया कि इतनी सारी दवाइयां, 2-3 भस्म, 2-4 रस औषधि, 2-4 वनस्पति औषधि, और बाकी तो ये लिक्विड जो था वो नींबू काढ़ा या और कुछ है तो वो तो चल रहा था। तो मैं जरा थोड़ा सोच में पड़ गया कि कैसे ये क्यों करते हैं ये इतनी दवाइयाँ सारी, ढेर सारी दवाई। तो, तो उनको मैंने पूछा कि ये क्या है, कैसे है अपना? तो बोले नहीं, किसे फिक्स नहीं तो वैसे तो ठीक तो रहना चाहिए पेशेंट, पेशेंट को ठीक नहीं होना चाहिए, बस यही उनका मकसद था। उसके लिए जो करना है वो करेंगे। तो मेरे एक एलोपैथिक दोस्त है, विद्वान है, बड़े विद्वान है, एमडी मेडिसिन है, बड़ा नाम है उनका पुणे में। तो वो ऐसे वैद्यों को बोलते हैं वो पान लगाने वाले वैद्य थे, ऊंचे से पान लगाते हैं ना, 10-12 पान लगाते हैं पान वाला, और उसमें ये डालते हैं वो डालते हैं वो डालते हैं, ऐसे 10-12 टक 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 करते हैं और पान बना के आपको खिलाते हैं। तो उसने मुझे भी पूछा कि यार तू भी पान वाला वैद्य है क्या? मैंने कहा तू क्लिनिक में आ जा और देख ले, खुद ही तय कर ले मैं पान वाला हूँ कि नहीं। तो एक दिन ओपीडी में आया था मैं, और उसने देखा कि नहीं ऐसा नहीं होता है यार, 10-12 दवाई और 10 4-5 रफल शरीर, मिला विलास रस भी उदी, सूत शेखर भी उधरी, तो क्या क्या होगा यार पेशेंट का? कुछ ना कुछ अच्छा होगा, जैसे बुरा भी हो सकता है ना। हम्म? जैसे कि ज्येष्ठ मध, ज्येष्ठ मध जब ज्यादातर आप अति सेवन करते हो, नित्य सेवन करते हो, या कम मात्रा में नित्य सेवन करते हो, या अति अति मात्रा में 2-4 दिन सेवन करते हो, तो उसका कुछ ना कुछ असर दिखाई देता देता है। ये जो प्रोफेसर लोग हैं, पढ़ाते हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों को ये आदत रहती है कि ज्येष्ठ मध खाते रहते हैं। तो ये तकलीफ देने वाली बात है, हमने बतानी चाहिए कि उस समय ठीक लगता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म अच्छा नहीं है। लॉन्ग टर्म उसका असर थोड़ा सा ब्लड प्रेशर में मैंने देखा है, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और ये आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म जो ये नित्य खाते हैं ना ज्येष्ठ मध, उनका थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ दिखाई देता है। बाकी तो बातें छोड़ो, अगर ये सूर्य आप ज्वर में या किसी पित्तवथन अवस्था में ऐसे ही धड़ाक से चाट लेते हो, गोली की तो बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन ये बात कर रहा हूँ मैं चाटन जिसको बोलते हैं मराठी में, चटाना। तो ये चटाना अगर आप ऐसे फ्लैट अंगुली से चाटते हो धड़ाक धड़ाक से, तो 5 मिनट के बाद थोड़ा आपका ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। 5 मिनट के बाद कम होता है, 10 मिनट के बाद कम हो जाता है, लेकिन इमीजिएटली वो बढ़ जाता है। तब ज्वर में या अम्लपित्त में या आईसीयू में अगर आपको सूचीकर का चाटन देना है, चटाना है, तो मैं तो बताता हूँ पेशेंट को कि उसके एक 10, मराठी में बोलते हैं वेड़े तैयार कर लो। आपका जो अंगुली है, तर्जनी है आपकी, वो उसमें परपेंडिकुलर डुबो दो, परपेंडिकुलर ऐसी।
परपेंडिकुलर डुबो दो और उसमें जितना लग जाएगा उतना ही पेशेंट को चटाओ, उसकी जिह्वा पर चटाओ, नहीं तो दंतवेष्ट पर चटाओ, नहीं हो सकता तो जिह्वा के नीचे, उसको जिह्वा ऊपर करने को बोलो, जिह्वा के नीचे वाले भाग को उसका एक स्पर्श करो। तो ऐसी पद्धति से अगर आपने सूत शिखर हो या समीर पन्नग हो या बृहद्वात चिंतामणि की मात्रा हो, हिमगर्भ, हिमगर्भ भी आप ऐसे धड़ाक से उसको चटा लेते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जो आ, उसके पेशेंट के साथ में बैठे हैं पेशेंट सगे वाले या खुद वैद्य भी कभी कभी डर जाता है। इससे भी मेरे अनुभव है कि फोन करते हैं, सर अभी मैंने उसको ये चढ़ा है और उसका ब्लड प्रेशर तो बढ़ गया, ये अभी इस पे दिख रहा है कि अभी उस 170 हो गया। तो मैं कहता हूँ बता दे, सबको बता दे कुछ नहीं हुआ, 10 मिनट के बाद वो नॉर्मल आ जाएगा, टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। और अब पूछता हूँ कि क्या आपने ऐसा है, हाँ बिल्कुल सर ऐसे ही धड़ाक से चटा, नहीं भैया ऐसा मत कर, 5 मिनट जाने दे, 5 मिनट में ये सब डोज आप पूरा करो, थोड़ा 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 थोड़ा, ठीक है ना। ये भी एक अलग बात होगी। तो मैं कह रहा था कि चिकित्सा में और इसमें अंतर है। क्या अंतर है? ठीक लगना, मुझे अच्छा लग रहा है, ये एक सापेक्ष कल्पना है। अभी कैसे कि ज्वरित पेशेंट होता है, वो बोलता है कि मुझे ठंडा पानी चाहिए, क्यों? नहीं मुझे ठीक लगता है, उससे अच्छा लगता है, लेकिन वो उसके लिए हितकर नहीं है। कभी कभी अम्ल पित्त वाले पेशेंट आप देख लीजिए लस्सी पी लेते हैं रास्ते में, क्यों? उनको अच्छा लगता है। कभी कभी आप देख लीजिए ये जो अम्लवात वाले वाले पेशेंट है, उनका या कुछ हम अम्लवात वाले पेशेंट, और ये जो लड़कियां आजकल वो क्या पहनती है, हाई हील्स। तो मैं पूछता हूँ बेटा क्यों पहनती हो आप ये पेशेंट होती तो अगर ज्यादा उम्र वाली होती तो बहन कहता, क्यों बहन जी आप क्यों पहनते हो? मुझे अच्छा लगता है। अब अच्छा लगना ये उनकी पूरी मानसिक अवस्था है। जब हम पेशेंट की परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो पेशेंट कुछ हमें आहार, औषधि, अन्न और आहार के बारे में बताता है कि इससे मुझे अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता है का मतलब हमें इसकी इमीडिएट परीक्षा करनी चाहिए, ये हेतु व्याधि विपर्यस्त विपर्यस्त कारण इसमें कहाँ पे बैठता है। जैसे कि अम्ल पित्त का पेशेंट बताता है कि मुझे जब अम्ल पित्त का उद्रेक होता है तब मैं थोड़ा सा दही खा लेता हूँ, उससे क्या होता है, उससे मुझे अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता है इसका कारण ये लगता भी है। अगर प्रतिशय का पेशेंट इमीडिएटली थोड़ा सा 1-2 चम्मच दही खा ले तो उसको अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि जो दही है उसकी एक्शन है कि वो सब जितने भी स्राव है वो अपनी तरफ खींच लेती है। तक्र की एक्शन बिल्कुल अपोजिट है। ऊह तंत्र युक्ति जिसको कहते हैं, ऐसे अपनी जो गलती होती है दही दधी से तकरा बनाने की, उसमें दधी का परिवर्तन सर्वथा द्रव्यांतर भी होता है, गुणांतर भी होता है और कर्मांतर भी होता है। लेकिन दधी के जो कर्म है वो ऐसा है कि वो जितने भी एक फ्लूइड्स है वो अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसे व्यवहार में तो हम अभिसंध ऐसे ही करते हैं इस्तेमाल, सबको हम अभिसंधि ही बोलते हैं, लेकिन अभिसंध विसंध में फर्क है। अभी का मतलब अलग है, विसंध का मतलब अलग है। अभी का मतलब टुवर्ड्स और वी का मतलब यहां से। संध विसंध लवणम विसंधि सर्वम। तो विसंध यानी फ्रॉम आउटसाइड, एंड अभी का मतलब टुवर्ड्स समथिंग। ध्यान में आ गया ना? तो अम्ल लवण रस ये प्रायः इसको हम अभिसंधि कहते हैं, मधुर अम्ल लवण रस तीनों को हम अभिसंधि कहते हैं। लेकिन उस एक ग्रॉसली हम अभिसंधि तीनों को कहते हैं, लेकिन लवणम विसंधि सर्वम, विसंध यानी यहां से स्यंद बाहर शुरू हो जाता है, मराठी में जिसको बोलते हैं पाझरण। तो ये लवण रस फ्रॉम वी, इज फ्रॉम वी, वी
इंट्रोवर्ट ये आउटसाइड कथा बताता है, एक्सट्रोवर्टनेस बताता है, ये बाहर जाने वाली गति बताता है वी, और अभी का मतलब वहां से यहाँ वहां तक, यानी दही अभिसंधि है, इसका मतलब दही के पास सिंदूर जमा होते हैं। आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, आप सबको तो अभी किचन में काम करना ही पड़ता होगा, सब लोग करते होंगे। तो किचन में हम जब ये अपना साफ करते हैं, पूरे साफ सफाई करते हैं, कुछ पानी रह जाता है, आप एक छोटा सा हल्का सा वॉशिंग सोप का या क्लीनिंग सोप का या एक लवण का या सर्फ बिर्ब जो भी होगा आपका पाउडर, एक छोटा सा कण उसमें डाल दीजिए और देख लीजिए कि क्या होता है। तो वो जो है वो विषंद है, कि वहां से एक तृण जिसको बोलते हैं पानी की एक जो गति होती है विचित्रंग न्याय, तो विचित्रंग न्याय जैसी वो एक अपना एक सर्कल बन जाता है, वो सब स्राव बाहर जाते हैं चले, उसके बाद वो अंदर आते हैं। तो ये अभिसंध और विषंध में फर्क है। तो प्रतिशय में या अम्ल पित्त में जब उद्रिक्त पित्त होता है, तब ऐसे लोग जब दही खा लेते हैं 1 चम्मच 2 चम्मच, तो उनको अच्छा लगता है। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपको समझने की जरूरत है जब चिकित्सा करते हो आप, लेकिन ये चिकित्सा नहीं हो सकती। अच्छा लगता है का मतलब आपको ध्यान में आना चाहिए कि कोई कोई बोलता है कि आ, आपको अचरज होगा कि मुझे ऐसे अम्ल पित्त में त्रिभुवन कीर्ति खाने से अच्छा लगता है, बताने वाले पेशेंट मैंने देखे। त्रिभुवन कीर्ति खा लेता हूँ मैं सुबह सुबह, उससे क्या होता है, मुझे अच्छा लगता है। अब इसका मुझे कुछ कार्यकारण भाव समझ में आज तक नहीं आया है, लेकिन मैंने सुना है कि त्रिभुवन कीर्ति खाने से मुझे अच्छा लगता है। कुछ कुछ पेशेंट है कि सीतोपराधी चूर्ण हम रोज खाते हैं, क्यों, हमें अच्छा लगता है। तो रसायन जैसे सीतोपराधी चूर्ण 2 चम्मच रोज खाते हैं, मेरे कुछ दोस्त है, उनके घर में ये पद्धति है, बहुत सालों से, कि सीतोपराधी चूर्ण घर में बनाते हैं और सुबह दूध में मिलाकर खाते हैं। उससे क्या होता है, हमें अच्छा लगता है। तो ये अच्छा लगता है का मतलब चिकित्सा नहीं है। तो जो पेशेंट बताते हैं इससे मुझे अच्छा लगता है या इससे मुझे अच्छा नहीं लगता, समझो अम्ल पित्त में आप कोई पेशेंट सुबह सुबह कुछ ना कुछ कटु रस की सेवन कर लेता है और वो बताता है कि मुझे वो अच्छा नहीं लगता, तो इसका मतलब आपने सोचना चाहिए। अभी जो अच्छा लगता है अच्छा लगता नहीं है, इसका मतलब आपको जब समझ में आ जाएगा, तब वो कंटिन्यू करना है कि नहीं करना, इसका निर्णय यानी चिकित्सा। अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता, ये इसको बोलते हैं उपशय और अनुपशय। अभी वो हेतु भी होगा, व्याधि होता होगा। हमने 4x3 टेबल देखे हैं, उसमें से किसी को भी जो होगा वीर्य प्रदान होगा, जो भी होगा। तो इसको अगर ये जो करना है वो समझ में, वो उसका ध्यान रखकर अगर हम उसका कंटिन्यूएशन करते हैं, तो उसको कहते हैं चिकित्सा। थोड़ा सटल डिफरेंस है, मैं सोचता हूँ कि आपके ध्यान में आ गया होगा कि उपशय और अनुपशय, अच्छा लगता है अच्छा नहीं लगता है, ऐसा औषध अन्न विहारों का उपयोग, हितो विपरीत व्याधि विपरीत या कुछ भी हो, तो जब पेशेंट बताएगा कि इससे मुझे अच्छा लगता है इससे मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मेरा एक खुद का उदाहरण लीजिए। मेरी पृष्ठ में शूल है और मैं बहुत बार कुछ एक ऐसे ही पोस्चर में बैठा हूं तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने कुछ, मेरी स्टूडेंट ही है अमृता जी, अमृता को मैंने पूछा कि बेटा ये इस पोस्चर में मुझे अच्छा लगता है, तो उसने मुझे दुनिया भर की डांट सुनाई। बोली ये सर अच्छा लगता है लेकिन ये आपके लिए अच्छा नहीं है। ये जो अभी जो आपको अच्छा लगता है उसका कारण ये आपके पैर के जो मसल्स है वो रिलैक्स हो रहे हैं, तब वो आपको अच्छा लगता है, लेकिन ये पीठ के लिए आपके लिए अच्छा नहीं है। तो ये सब उसमें उसका उस विषय का ज्यादा अध्ययन है, उसने कुछ मुझे बता दिया, तो मैं अभी सुन रहा हूँ, बेटी है तो सुनना पड़ेगा, सुन रहा हूँ, उसका ध्यान कर रहा हूँ, जो भी बता रही है वो ऐसा होता है। तो कहने का मतलब है कि उपशय अनुपशय और चिकित्सा में अंतर है। जो हम लाक्षणिक उपशय देते हैं, जैसे कि एक मैंने एक हमारे दोस्त है, अभी भारत सरकार के बड़े अधिकारी है, एमडी कर रहे थे, उनका विषय था रक्त बस्ती। तब वो मुझे
कहने लगे कुछ थोड़ी मदद चाहिए, तो मैंने कहा बिल्कुल, दोस्तों की मदद तो करनी है। तब रक्तावस्थी में क्या फर्क पड़ता है, सब कुछ उनको देखना था। तब मैंने उनको ये कहा कि आप इसको चिकित्सा मत बोलिए। रक्तावस्थी का पांडु में उपयोग, पांडु का मतलब रक्त क्षय यानी कि हीमोग्लोबिन कम हो जाना, ऐसी उनकी कुछ मान्यता थी। अब ये तर्क उनका था। रिसर्च जब करते हो आप, तब आपको तर्क की आपकी पद्धति बतानी पड़ती है, तो उससे यहाँ पे चर्चा हो सकती है। अब उनका ये मान्यता थी कि पांडु या हीमोग्लोबिन कम होना यानी रक्त क्षय, हीमोग्लोबिन कम होना यानी रक्त क्षय, इसका मतलब पांडु, और रक्तवसी देने से हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, मतलब पांडु ठीक हो जाएगा। ऐसा उनका वो एक स्पेसिफिक व्याप्ति और मर्यादा थी एमडी की थीसिस। तब मैंने उनको कहा कि आप इसको चिकित्सा मत क्लेम कीजिए, उसको उपशय बोल दीजिए, तत्कालीन उपशय। क्योंकि क्या होता है, मैंने देखा है, थोड़ा अगर थोड़ा और भी वर्णन कर लेता हूँ। मेरे गुरुजी थे विद्याराज माधवराव शेंडे। थोड़ा इतिहास बताता हूँ मैं आपको। तो माधवराव शेंडे बड़े कल्पक वैद्य थे। हमारे पास यहाँ पे एक रक्त पेढ़ी थी, जन कल्याण रक्त पेढ़ी। तो वहाँ पे एक अपने खड़े वाले वैद्य जो है, उनका क्लिनिक भी था। तो वो वहाँ पे चर्चा करने के लिए, चाय पीने के लिए जाते थे उनके साथ। तो एक दिन उन्होंने देखा कि ये रक्त पेढ़ी वाले जो है, वो पुराने वाले रक्त बैग जो है, वो का डिस्पोज कर रहे हैं। सिस्टमेटिक डिस्पोजल था वो। तो उन्होंने पूछा, ये क्यों फेंक रहे हैं आप? तो बोले, नहीं अभी ये टाइम पार हो गया इसलिए हम फेंक रहे हैं। तो उसके बाद उनके मन में कल्पना आ गई कि अरे यार, ये अगर टाइम पार हुआ है तो आपके लिए हुआ है, हमारे लिए तो नहीं हुआ है ना। तो जो नॉन अकॉर्डिंग पेशेंट थे, जिनको एनीमिया दिखाई देता था, ऐसे लोगों को उन्होंने ये रक्त, उस रक्त का जो डिस्पोज किया हुआ रक्त है उनके हिसाब से, रक्त पेढ़ी वालों के ब्लड बैंक के हिसाब से जो रक्त डिस्पोज किया है, उनका बस्ती उन्होंने देना शुरू कर दिया। और उसका कुछ ना कुछ अच्छा असर दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने ये किसी सेमिनार में बता दिया, तो वहां से लेकर जो गंभीरता शुरू हुई कि रक्त एनीमिया, एनीमिया का मतलब रक्तक्षय, रक्तक्षय का मतलब पांडु, यानी कि एनीमिया माने पांडु, एनीमिया माने पांडु माने रक्त बस्ती। तो उससे कुछ जो जुगाड़ होने लगे कि क्रॉस मैच कर लेते हैं, सिर्फ रिलेटिव को ही ब्लड देते हैं। तो मीन वाइल मेरे गुरु जी थे विद्याराज कोलटकर, उनको जब ये पता चला कि शेंडे जी ऐसे कर रहे हैं, तब लगभग उसी समय 87, 88, 89, 90, 87, 88 उसके आसपास ही होगा। उन्होंने कुछ अजा रक्त के बस्ती देने शुरू कर दिए, और अजा रक्त वो इसमें मधु में, मधु मधु में मिला के वो चाटने को भी देते थे। मैंने खुद ने दिया है कभी। अजा रक्त लाने के लिए कहते थे, ससुर में जो पेशेंट रहते थे अकॉर्डिंग नहीं थे, तो बोलते थे कहीं यार आप 5-10 सीसी अजा रक्त लाओ, नहीं तो कोकोटा रक्त लाओ, और उसमें मध मिला के वो चाटने को देते थे। उससे कुछ ना कुछ उसके रक्त के प्रमाण पर असर दिखता था, यानी वैल्यूज, हीमोग्लोबिन की जो वैल्यूज है कम होती थी। तो ये तो है, उसका जो जुगाड़ बन गया उससे मैं पूरा दुखी था। और तो हमारा ये अनुभव था कि ऐसे रक्तवस्ती से जो हीमोग्लोबिन बढ़ता है, वो ज्यादा से ज्यादा 2 यूनिट बढ़ता है। यानी अगर 9 है, 11 तक जाता है, लेकिन वो स्टेडी नहीं रहता, स्टेडी नहीं रहता। दो 1 सप्ताह के बाद वो पर वापिस 9 पे आ जाता है। आपने 2 बस्ती ले दी सप्ताह में, तो 9 से 11 तक चला जाएगा, वापिस आ जाएगा। तो क्या करेंगे, लेकिन वो जो फैड बन गया था कि हम रक्त बस्ती देते हैं और हमारे यहाँ अच्छा लगता है लोगों को, क्योंकि फॉलोअप नहीं होता ना, उसका फॉलोअप नहीं होता था। पेशेंट को रक्त बस्ती देते थे, 2 सप्ताह के बाद नहीं लिखते थे क्या हो गया, उसी सप्ताह 2 दिन में, बस कल एक रक्त बस्ती दे दिया, 2 दिन में उसका हीमोग्लोबिन 9 से 11 हो गया। 11 से आगे जाने वाला मुझे आज तक किसी ने बताया नहीं है कि हमने रक्त बस्ती दे दी है और उसका हीमोग्लोबिन 11 से आगे चला गया था और 2 सप्ताह तक कट वो कंटिन्यू था। मुझे आज तक एक भी केस किसी ने बताई नहीं। दुर्भाग्य है, लेकिन ये बता रहा हूँ। तो ये मेरी चर्चा गुरुजी से हो गई थी हमारे।
शेंडे सर से। मेरे क्लिनिक जहाँ है उसके उसी बिल्डिंग में उनका क्लिनिक है, तो आते जाते कॉफी पीते थे हम लोग, चर्चा करते थे। तो मैंने उससे बात की, किस गुरु जी आपने तो शुरू कर दिया, लेकिन वो अभी कहाँ कर रहा है, किस दिशा में जा रहा है? तो बोले यार मैंने तो कब का बंद कर दिया। उनको पता चला था कि जो 2 यूनिट बढ़ता है रक्त बस्ती से, उतना ही काम त्रिफला का फांट देने से होता है। त्रिफला का फांट यानी जो अपनी कढ़ाई होती है लोहे की, छोटी वाली, जिसके आप तड़का तड़का लगाते हो जिससे, तो उसमें 1 ग्राम त्रिफला का चूर्ण डाल देना, उसमें 50 cc पानी डाल देना और रात भर रख देना या 2 दिन रख देना, तो पूरा काला का काला हो जाता है। जैसे वो डांबर होता है उस तरीके का काला हो जाता है। और वो काले दिनों से अगर आप बचते रहते हो तो उससे भी उनका मानना था कि इससे भी हीमोग्लोबिन 2 यूनिट बढ़ता है। अब रक्त पैदा करना, इससे तो ये अच्छा है ना, 2 ही यूनिट बढ़ाना है, तो सब रक्त की क्रॉस मैचिंग करना, ये करना, तो रक्त बस्ती का खर्चा कितना आएगा पेशेंट को, और बाकी इन्फेक्शन चांसेस वगैरह वगैरह। तो ये बोलते थे ये तो शेंडे गुरु जी ने ये बंद भी कर दिया था रक्त का बसी करना, वो अभी तक चल रहा है बाहर, मैंने सुनता हूँ। लेकिन आज तक दुर्भाग्यवश किसी को अगर पता है तो कृपया मुझे बताइए, लेकिन मैंने आज तक एक भी पेशेंट ऐसा नहीं देखा कि जिसका हीमोग्लोबिन 11 से ज्यादा यूनिट पे चला गया है और 2 हफ्ते तक वो टिका हुआ है। चलो, तो ये अंतर है उपशय और चिकित्सा में। आपको अगर कोई हीमोग्लोबिन का पेशेंट कम दिखाई देता है और उसको चल फिर ही नहीं सकता है, तो आप अगर उसको तुरंत रक्त व्यवस्थी दे दे, अजा रक्त या कुछ उसके पेशेंट के रिलेटिव का रक्त, लेकर उसके या भी का रक्त जिसको चाहिए, जिस आप पर्याप्त समझे, शास्त्र के नियमों के अनुसार जो पर्याप्त समझे उस रक्त का बस्ती दे दे, तो वो हो जाएगा उपशय। लेकिन ये उपशय से रक्त बढ़ता है, इसका आपको संज्ञान लेना पड़ेगा कि ये उपशय जो है व्याधि विपरीत है, हित विपरीत है, विपरीत स्वास्थ्यकारी है या क्या है। और उसके बाद आपको चिकित्सा सूत्र तय करना पड़ेगा कि अभी इसको मंडूर देना है रक्त बढ़ाने के लिए, या त्रिफला का फांट देना है, या माक्षिक देना है, या पूर्ण चतुर्दय देना है, या आकिक देना है, या भूनिम्बरिक्वाथ देना है। ये परतंत्र ही है, तो इसके लिए पांडु की चिकित्सा करनी पड़ेगी, नहीं तो कामला की चिकित्सा करनी पड़ेगी, तब ये रक्त ठीक हो जाएगा। या कभी कभी द्रव्यता रक्त देना पड़ेगा, इसको एडमिट करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। सभी हो सकता है, जो भी आप उचित समझे, लेकिन ये फर्क है। चिकित्सा का मतलब है कि उपशय अनुपशय से जो आपको व्याधि का संज्ञान होता है, उसके बाद का चिकित्सा सूत्र तय कर लेना, ये होगी आपकी चिकित्सा। और चिकित्सा सूत्र के अनुसार चिकित्सा कर लेना, इसको हम कहेंगे चिकित्सा। लेकिन ठीक लगना, ये अगर स्थायी भाव नहीं है, ये कुछ कुछ दिनों का या कुछ अत्यल्प काल का अगर है, तो उसको हम चिकित्सा नहीं करेंगे, उसको हम उपशय ही करेंगे, कहेंगे। ठीक है, मुझे लगता है ये पूरा स्पष्ट हो गया कि उपशय अनुपशय और चिकित्सा में महद अंतर है, सूक्ष्म फर्क है, लेकिन अंतर बहुत है। फर्क सूक्ष्म है, अंतर बहुत है। उपशय का अगर अनुबंधन नहीं होता तो हम उसको चिकित्सा नहीं करेंगे। अनुबंध रहता है तो आप चिकित्सा की उसका आपको अच्छा ही लगेगा ना। कोई पेशेंट कहता है कि आपने जो कहा है कि मुझे ये लेने से अच्छा लगेगा, तो मैं सुबह रोज उठकर एक पुशअप पान कर लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो ये हो सकता है कि आपकी चिकित्सा भी हो कि ठीक है, उषप पान ग्रंथों में कहा गया है कि इसकी व्याधि में अत्यावश्यक है, कर लो, तो ये आपकी चिकित्सा का एक सूत्र भी हो गया। लेकिन उपशय और अनुपशय और चिकित्सा में अंतर है, ये समझ लेना बिल्कुल जरूरी है। तो मुझे लगता है कि आप जरा ऐसे ही कैजुअल जो स्टेटमेंट करते हैं बहुत सारे लोग, इससे मुझे रिजल्ट मिला, इससे मुझे रिजल्ट नहीं मिला, ये थोड़ा जो कैजुअल स्टेटमेंट रहते हैं उस पर थोड़ा ध्यान देके अपने आप को थोड़ा सा प्रगल्भता की ओर चले जाएंगे, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। अगले वाला मुद्दा है कि इसकी उपयुक्तता क्या है। तो एक तो अब तय हो गया कि चिकित्सा सूत्र तय करने के लिए या रोग परीक्षा करने के लिए इसकी उपयुक्तता है। उपशय अनुपशय आपको जानना है, क्योंकि उसके बाद की जो एक अलग उपयुक्तता है वो उसको कहा है कि गुणलिंगम व्याधि उपशय अनुपशयाभ्याम परीक्षा। अभी ये गुणलिंग क्या है? गुणलिंग सामासिक शब्द का तो
अर्थ आपको सम्यक पता है कि जिसके लिंग गुण होते हैं, लक्षण युक्त गुण होते हैं, छिपे हुए होते हैं। अभी ये अवस्था कहाँ कहाँ पे हो सकती है? लीन दोषों की हो सकती है, प्रायः लीन दोषों की होती है, उपद्रवों की होती है, या कुछ जो पूर्व कर्मज व्याधि होते हैं उसमें हो सकती है। अब रिसेंटली मेरी बात एक अपने लॉकडाउन के पहले ही किसी शादी में गया था। वैद्यराज अजीत जोशी, पुणे के बड़े मशहूर वैद्य हैं। उनकी भी चौथी पीढ़ी अभी आयुर्वेद की सेवा में लग गई है। उनके पिताजी, दादाजी बहुत ही मान्य वैद्य थे, तो उनसे कुछ बात हो रही थी, तो उन्होंने उनका एक निरीक्षण बताया। तो वो बोले कि कैंसर, जिसको अब हम नाभाविधन करते हैं, अब वो इस नतीजे पर आ गए कि कैंसर ज्यादातर पूर्वकर्मज व्याधि है। ये उनकी मान्यता है। मैंने कहा ठीक है, चलो देख लेते हैं, हमने कभी ऐसा सोचा नहीं। नहीं, लेकिन उनका अनुभव ज्यादा है उधर चिकित्सा का, तो उनका अति विशेष अनुभव है। जब भी हमें कुछ दिक्कत आती है उधर चिकित्सा में, हम उनको पूछ लेते हैं कि यहाँ तक आया तो क्या करना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो उनका ये कहना है कि कैंसर में ये पूर्व कर्मज में आना चाहिए। तो एक हाइपोथेसिस मिल गया। अभी आप लोगों के लिए भी हाइपोथेसिस मिल गया कि है कि नहीं, देखना है। तो ऐसे बहुत सारे गूढ़लिंग व्याधि होते हैं, इनके लक्षण दिखाई नहीं देते आपको। अभी ये कैसा होता है? लीन दोष में होता है। ते कदाचित कुप्यन्ति अन्यश्रेषु अपि लीना मार्गेषु तिष्ठन्ति। उत्क्लेश होता है, या नहीं तो क्षय हो गया है, प्रकोप हो गया, और उसके बाद कहीं ना कहीं जाके ऐसे बैठे हैं, शांति से बैठे हैं। वो कदाचित कुप्यन्ति अन्यश्रेषु, निमित्त अगर उनको मिल जाता है तब उनका उद्रेक होता है, नहीं तो ऐसे ही बैठे रहते हैं, पड़े रहते हैं उधर, आराम करते रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, वहां पे बैठे रहते हैं। लेकिन कुछ निमित्त मिल जाता है तब उनकी एक जागरूकता उत्पन्न होती है, अस्वस्थता उनमें उत्पन्न हो जाती है, और वो अपने अपने लक्षण बताने शुरू करते हैं। ऐसी अवस्था में हो जाता है। अभी आजकल जो गुणलिंग एक मैं ज्यादा चर्चा कर रहा हूँ, वो एक्सीडेंटल फाइंडिंग्स जो होते हैं, मेरे हिसाब से वो सब गुणलिंग व्याधि है। उसकी जरा थोड़ा एक 5-10 मिनट में चर्चा करूंगा। ऐसे कहाँ कहाँ पे दिखाई देता है? तो जो अभी एक्सीडेंटल फाइंडिंग्स आपको दिखाई देते हैं कि कुछ ना कुछ हो गया, चला गया, उसके बाद पता चला कि अरे यार उसको शुगर है, कुछ नहीं हो रहा था इसलिए, लेकिन गया कुछ कंपनी बदलनी है या जॉब बदलनी है, नहीं तो ऐसे ही चला गया था, दोस्त गया था तो मैंने कहा चलो मेरा भी शुगर कर ले। नहीं तो कुछ ऐसे अभियान रहते थे कि आज कुछ रामनवमी है तो सबके लिए शुगर 50% में। मेरा एक दोस्त चलाते हैं, हमारे डॉक्टर राम ठाठे दोस्त है, वो ऐसे अभियान चलाते हैं साल भर में 3 दिन, 4 दिन, और सब लोगों का 50% में कर देते हैं, और जितना भी उससे पैसा मिलता है वो सब भगवान राम की चरण में अर्पित करते हैं, या उनके कारण में इस्तेमाल करते हैं। उसमें से एक भी पैसा उनके घर नहीं जाता। तो ठीक है, अलग बात है। तो ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे ही चले जाते हैं, तो उनको शुगर लग जाती है या दिखाई देती है। तो मेरा कहना है कि ऐसे जो लोग हैं उनको एक गूढ़लिंग मानना चाहिए। और गूढ़लिंग के बाद वो कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं हो रहा था, तो क्या कब बुखार आया था, खांसी, आपकी दवाई ले ली तब तो मैं ठीक हो गया, अभी ये चल झंझट क्या आ गया, शुगर लग गई मुझे, तो क्या करूं मैं? तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए उपशय अनुपशय का परीक्षण करना बिल्कुल जरूरी होता है, और वो भी उपशय अनुपशय का परीक्षण दीर्घकालीन करना जरूरी होता है। आप तो जानते होंगे कि ऐसे बहुत सारे पेशेंट आपके पास आते होंगे। एक मेरे पास पेशेंट आए थे, बड़े कंपनी के डायरेक्टर थे। अभी उनका कुछ 55 हो गया, तो कंपनी ने कहा कि आगे आपको प्रमोट करना है, लेकिन आपको एक ऑब्जेक्टिव डेटा सबमिट करना पड़ेगा। उनको शुगर आ गई, शुगर आ गए तो डर गए, मेरे पास आ गए। मैंने कहा "नहीं, चिंता करती हो, अभी तो कुछ नहीं हो रहा, तो ठीक है ना, तुम्हारा शुगर है तो है, क्या फर्क पड़ता है?" तो बोले नहीं, कंपनी ने कहा है कि 3 महीने में ठीक होनी चाहिए। मैंने कहा तो मुझसे नहीं होगा, और 2-3 महीने में इतनी शुगर कम मैं नहीं कर सकता। तो वो चले गए किसी, मैंने फिर भी कहा कि आप हर 2 महीने टेस्टिंग कर लो,
हो सकता है कि ये जो आपकी शुगर है वो आपकी नॉर्मल हो, आपकी नॉर्मल हो, सबकी नहीं, लेकिन आपकी नॉर्मल हो सकता है। आप सोच लो जरा। तो बोले नहीं नहीं नहीं, वो कंपनी ऐसा है वैसा है। तो चले गए किसी मॉडर्न मेडिसिन के पास। उसने 6 महीने तक दवाई दी, लेकिन फिर भी जो का त्यों उनकी शुगर बिल्कुल यहाँ से वहां 5-10 यूनिट इधर उधर होती थी, लेकिन जो की त्यों। उसके बाद वो जो डायबिटोलॉजिस्ट था उसने सर्टिफिकेट दे दिया कि इनकी ये शुगर नॉर्मल है। तो 6 महीने के बाद हंसते हुए वापस आ गए। बोले जो आपने कहा था वही उसने कहा। मैंने कहा क्या बोला? अभी उसने किया तो आप विश्वास कर रहे हैं, मैंने कहा था तो विश्वास नहीं था। ऐसा होता है। ऐसे बहुत सारे लोग, मैंने एक घराना देखा है पूरा, नाम नहीं बताऊंगा, कि उनके घर में 300 के आसपास शुगर ये नॉर्मल रहती है, नॉर्मल। उसमें से एक घराने के मुझे महाभाग मिले थे, ऐसे हाथ कांप रहे थे उनके, पैर कांप रहे थे। तो डर गए, और 2-3 वैद्य भी थे, डर गए। तो वो जो महाभाग थे वो वैद्य नहीं थे। तो इमीडिएटली वो शुगर देख ली, 300 शुगर, हाँ। और हाथ पांव कांप रहे थे। जो बाकी जो लोग थे वो जरा, अरे क्या है, क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये नहीं देखा, वो नहीं देखा। तो वो बोला कि नहीं, अब मेरा क्या हो गया कि 300 है ना, हाँ तो ये गड़बड़ है। ऐसा करो, मुझे 2 लड्डू खिलाओ। तो वो इधर लोग जो थे, वो बोले यार क्या बातें कर रहे हो आप, अंकल जी क्या बातें कर रहे हो। बोले खिलाओ तो पहले, बाद में बताऊंगा। उन्होंने 2 लड्डू खाए। तो उसके बाद उनकी शुगर 320 या 330 हो गई। और उनके हाथ पांव कांपना ठीक हो गया, बंद हो गया। तो सब लोग तो अचंभे में रह गए। तो उन्होंने कहा ये अब कितनी है शुगर, वापस देख ली 2 लड्डू खाने के बाद। तो 320 वगैरह कुछ थी। हाँ तो ये नॉर्मल है मेरा, बोले ये मेरा नॉर्मल है। मैंने एक पहलवान देखा था, इसका हीमोग्लोबिन कुछ 4 से 6 के रेंज में इधर उधर होता था, पहलवान। जब मैंने पहली बार देखा तो डर गया। तो बोला डॉक्टर आप डरे क्या? मैंने कहा अरे यार ये तो, अरे हीमोग्लोबिन, हाँ हाँ हीमोग्लोबिन कितना है, 4 के 6? मैंने कहा क्या है? नहीं नहीं वो तो ठीक है। मैंने कहा आप पूछते, हाँ हाँ वो तो ठीक है, ऐसा ही रहता है। तो ऐसी जब नॉर्मल है, ठीक है, ये जो जानकारी है, उसका भी हमें दीर्घकाल उपशय अनुपशय का रसात्मक, वीर्यात्मक, विहारात्मक आहार, औषधि, अन्न से एक न कुछ तय करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सीडेंटल फाइंडिंग है। एक्सीडेंटल फाइंडिंग होने के कारण उसको लक्षण तो कुछ नहीं दिखाई देते, लेकिन दिखाई उसको नहीं देते, लेकिन हम उपशय अनुपशय की, इसमें हम उसकी परीक्षा बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? इसे किन आहार के रसों समय गड़बड़ होती है, किन आहार विहारात्मक वीर्यों से या औषधियों से कुछ बताते हैं लोग कि नहीं, ये अभी अब तक तो मुझे कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जब भी मैं अभी त्रिभुवन कीर्ति खा लेता हूँ ना, तब मुझे थोड़ा अभी हाथ पांव कांपने लगते हैं। इसका मतलब स्पष्ट है, उष्ण वीर्यात्मक औषधि या विषात्मक औषधि इसको तकलीफ देती है। इसका कुछ ना कुछ संज्ञान हमें लेना चाहिए। कभी कभी पेशेंट और भी कुछ बातें बताते हैं। वो बताते हैं कि ये रस खा लिया तो मुझे तकलीफ हो गई यार, ये रस खा लिया तो उससे अच्छा लगता है। जैसे एक्सीडेंटल फाइंडिंग ब्लड प्रेशर वाले होते हैं, बताते हैं कि रोज मैं सुबह उठकर ये नींबू पानी लेता हूँ, तो क्या होता है, मुझे अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता है का मतलब वो चिकित्सा नहीं है। इसका आपको अनुसंधान करना पड़ेगा, और अनुसंधान के बाद आप तय करेंगे कि ये उपशय अनुपशय है कि ये चिकित्सा का सूत्र बन सकता है। अ, तो इसके लिए क्या क्या देखना पड़ेगा, उसको अनुपशय उपशय देखने के लिए उसकी कुछ एक, मैं आपको एक चेकलिस्ट देता हूँ। कि अनुपचय ऐसे गूढ़लिंगा व्याधि है, या जिसको कुछ दिखाई नहीं देता, अपरेंटली कुछ नहीं दिखाई देता। जैसे कल भी मैंने केस बताई थी हमारे दोस्त की, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्या हो गया उसको, तो कुछ नहीं हुआ है। फिर क्यों आया भैया? तो ये रिपोर्ट ऐसा आया, चलो चलो देख लेते हैं। तो देख लेना जो है, उसके लिए कुछ ना कुछ हमारे पास चेकलिस्ट होनी चाहिए। और वो चेकलिस्ट कहाँ पे हुई? तो जो पहले हमने चेकलिस्ट टेबल बनाया था 4x3 का, वो तो यहाँ नहीं चलेगा। उसके लिए कुछ अलग चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी, वो आपको मैं दे रहा हूँ। वो चेकलिस्ट में एक उसकी सिस्टम जरूरी है। तो उसमें आप पहले देख लीजिए, दिनचर्या में जो मुद्दे आते हैं
उसका एक आप उपशय अनुपशयात्मक चिकित्सा के परीक्षण कीजिए। ऐसे जो गुड़लिंग व्याधि होते हैं उसमें क्या क्या पूछेंगे? स्वप्न प्रबोधन, सुबह आप खुलकर जाग पाती है या ऐसे ही अब टाइम हो गया इसलिए उठा है? हाँ कहता है, नहीं तो कहता है कि नहीं, कुछ मुझे 5 मिनट के बाद ऐसा लगता है कि 5 मिनट के बाद उठूंगा तो अच्छा लगेगा, और 5 मिनट या अलार्म बंद कर लेता हूँ, स्नूज कर लेता हूँ। हमारे जो दाता गुरु जी थे उन्होंने ऐसा कहा है कि ऐसे लक्षण होते हैं वो मूत्रपिंड के विकृति के सूचक होते हैं। 5 मिनट के बाद उठता हूँ, 5 मिनट के बाद उठता हूँ, उनका एक निरीक्षण है। स्नान, स्नान करने से अच्छा लगता है, थकावट आती है, और कुछ बुरा लगता है, ऐसा लगता है कि स्नान ना करूं, तो ये भी उपशयात्मक अनुपशयात्मक अशुचि, ये अशुचि का लक्षण है, स्नान ना करना। और ये शायद आपको ग्रह बाधा तक का भी सूचना दे सकता है। जिनका विश्वास है उनके लिए, इनका विश्वास नहीं है छोड़ दीजिए। लेकिन अशुचि, शुचि, द्वेषणम, ये सब ग्रह बाधा के लक्षण लिखे हैं। इनका विश्वास है वो अवश्य उपशयात्मक उपशयात्मक चिकित्सा निदान करने के लिए इस मुद्दों का इस्तेमाल करें। व्यायाम, व्यायाम करना या ना करना, स्वस्थ व्यक्ति के लिए अर्धशक्ति तो व्यायाम जरूरी है, लेकिन करने की इच्छा ही नहीं होती। अत्यधिक व्यायाम कर लेता हूँ, उससे क्या होता है, मुझे ठीक लगता है, नहीं कर लेता हूँ लेकिन थकावट आती है, बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती करने की, कुछ नहीं करने की इच्छा होती है। तो ये सब आपके अनुपशय उपशय के मुद्दे हैं, जिससे आपको पता चलेगा ये गुड़लिंग व्याधि कहाँ से बैठाना है। ध्यान कर सकते हैं कि नहीं? बहुत सारे पेशेंट बताते हैं आपको कि मैं ध्यान करता हूँ, लेकिन ध्यान करते करते मुझे नींद आ जाती है, नहीं तो मैं रोने लगता हूँ, नहीं तो मेरा अस्वस्थ मन और भी अस्वस्थ हो जाता है। ये सब आपके उपशय अनुपशयात्मक मुद्दे हैं। इसका आपको कुछ सप्ताह, 1-2 महीने तक आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उससे आपको ये अगर व्याधि है भी, गूढ़लिंग है, लेकिन गूढ़लिंग कहाँ पे है? पूर्व कर्मज है, यह कर्मज है, आहारात्मक विकृति हो जाएगी या इससे कुछ आगे बढ़ने वाला है, ये आपको पता हो जाएगा। भोजन, भोजन करने की इच्छा होती है, नहीं होती है, कुछ खाने में टिपिकल रहता है, ये मुद्दा एक होता है। कहीं दैनंदिन कार्य जो है, अभी भोजन तो मैंने इसे स्थूल बता दिया, लेकिन भोजन में आपको अष्टौ आहार विधि विशेषता की परीक्षा करनी है। उपशय अनुपशयात्मक, आहारात्मक, विहार आहार, अन्न औषधित्मक। अब ये तो टीडियस जॉब है, बहुत टीडियस जॉब है, इसलिए मैं ये कहूंगा कि आप इसकी एक चेकलिस्ट और उसका टेबल बना लीजिए। एक पेशेंट का अध्ययन कर दीजिए। आप तो बहुत सारे इतने विद्वान हैं कि एक पेशेंट का भी आपने अध्ययन जरा थोड़ा 1-2 घंटे देकर कर लिया, तो आपको ये पूरा शॉर्ट में कैसे करना है, कम से कम प्रश्नों में कैसे करना है, कम से कम दर्शनों में कैसे करना है, कम से कम स्पर्शनों में कैसा करना है, ये आपको समझ में आ जाएगा। एक पेशेंट का अध्ययन कर दीजिए आप। उपशय अनुपशयात्मक परीक्षा करनी है, दिनचर्या के सभी मुद्दे लेने हैं। सुबह सुख स्वप्नावबोधनम होता है कि नहीं, स्नान करने की इच्छा होती है, नहीं करता है कि नहीं, गर्म पानी से करता है, ठंडे पानी से करता है, साथ में इसलिए करता है कि नहीं, ऐसा ही करता है, घर की परंपरा है इसलिए करते हैं, जो भी है, इसका एक पेशेंट का आप पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड बना लीजिए। आपके ये सब सिस्टम आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और एक बात है जो उपशय अनुपशय के लिए जरूरी है, विशेषतः जो विवाहित पुरुष है उनके बारे में मैथुन का इतिहास, शरीर संबंध का इतिहास लेना और उसके बाद में पूछना। अब ये आपको तारतम्य से पूछना पड़ेगा, किनको पूछना है, किनको पूछना नहीं है। लेकिन एक मैं केस बताता हूँ और इसका मुद्दे का थोड़ा विवरण आगे करेंगे। एक रुग्णा मेरे पास आई थी, उदावृत की रुग्णा थी, डकार आते थे, डकार आते थे। तो जो उदावृत की सामान्य चिकित्सा थी, अम्लपित्त नहीं था, उदावृत था, तो चिकित्सा कर ली तो 2 हफ्ते में, 2 महीने में ठीक हो गई। तो मैंने कह दिया कि ठीक है, अभी आपको जरूरत नहीं है दवाइयों की, आप सिर्फ ये इतना पथ्य पालन कीजिए, अपने ठीक हो जाएगा। हार्डली 1 महीना गया, वापस आ गए, मुझे अभी वापस हो रहा है। तो मैंने कहा इसके हेतु ज्यादा नहीं थे, आहारात्मक विहारात्मक हेतु ज्यादा नहीं थे। संयोगवश उसका पति भी आ गया, उसको भी उदारता था, और उसको कुछ अलग सा उदारता मुझे दिखाई दे रहा। तो मेरे ध्यान में यह मुद्दा आ गया कि अरे यार, इनको कुछ मैथुन का उनको पूछना चाहिए। तो मेरा जो असिस्टेंट था
हॉस्पिटल में। वो बोला था कि सर आप बोल रहे हैं कि पूछना चाहिए, पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? तो मैंने कहा यार ऐसा मुझे लगता है कि ये जो महिला है ना वो पुरुषाहित करती होंगी मिथुन के समय। पुरुषाहित यानी महिला ऊपर और पुरुष नीचे करती होंगी। ऐसा इसलिए इसको उधार तो दोनों को हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। तो क्या पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? तो बोला सर ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, पूछना जरूरी है। तो आखिरकार मैंने वो जब पति पत्नी दोनों आए थे, तो उनको मैंने पूरी अत्यंत सात्विकता से पूछ लिया कि मुझे इस बारे में कुछ सवाल पूछना है, अगर आप गलत ना समझे तो मुझे उसके जवाब प्रामाणिकता से दे दीजिए। तो उन्होंने कहा जी हाँ, इसका ये पुरुषायता चलता है। तो बस उतना बता दिया और उसका उदारता के लक्षण जो है, बाकी चिकित्सा भी चल रही थी, उस उदारता के कारण जो हुआ था वो कम हो गया। तो ये भी आपको दिनचर्या में पूरे की पूरी दिनचर्या और रात्रिचर्या क्या खाता है, तो कैसे करेंगे? जो गूढ़ लिंग व्याधि है उसका परीक्षण करने के लिए ये सब मुद्दे आपको मिल गए हैं कि गूढ़ लिंग जब आता है, जब बताता है मुझे कुछ नहीं हुआ है लेकिन ये हो रहा है, तो आपको शायद आगे होने वाला व्याधि भी पता चल जाएगा। उत्पन्न व्याधि नहीं, जो अनुत्पन्न व्याधि है, जैसे कि मलावटल्लर है, बड़े गाडगिल गुरु जी है, उन्होंने एक अनुभव उनका बताया था कि जितने भी कैंसर वाले पेशेंट हैं उनके पास, उनको सबका मलावटल्लर का इतिहास था। और एक बात मुझे मेरे निरीक्षण में है कि जितने भी मेरे पास जितने भी कैंसर के पेशेंट आए थे, आए हैं या आते हैं, उन सब में 55 साल तक कुछ नहीं था, बस ये हो गया तो कैंसर ही हो गया। इसका मतलब कुछ नहीं था, माने उसको महसूस नहीं होता था। बुखार था तो हाँ वो तो आता ही है, प्रतिशत हाँ वो तो होता ही रहता है, उसमें क्या है। एक पेशेंट ने एक जोक बताया था, मेरे दोस्त है मेडिसिन, उसने पूछा क्यों अंकल जी आपको कभी प्रतिशत होता है? तो बोला वैसे तो नहीं, ज्यादा नहीं होता, साल में 2 बार होता है, लेकिन 6-6 महीने वो रहता है। अब क्या हास्यास्पद ही घटना है ना कि साल में 2 बार ही प्रतिशत होता है लेकिन 6-6 महीने रहता है। थोड़ा सा उसका प्रयास छोड़ दीजिए, लेकिन ये आपको जरूरी है कि उपशय अनुपशय इसकी निदान पे एक अपनी उपयुक्तता है, चिकित्सा सूत्र तय करने के लिए अपनी एक उपयुक्तता है। और विशेषतः गूढ़ लिंग व्याधि जो होते हैं या एक्सीडेंटल फाइंडिंग जो होते हैं, उसका अगर आपको आयुर्वेदिक निदान करना है या निदान ना करते हुए भी चिकित्सा करनी है, तो उसके लिए ये आहारात्मक, विहारात्मक, रसात्मक, वीर्यात्मक, बाकी इसकी एक उपशय अनुपशयात्मक चिकित्सा, निदान करना, चिकित्सा नहीं निदान करना, और निदान करने के बाद उसका चिकित्सा सूत्र तय करना, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक उपयुक्त उपयुक्त होगा। ऐसे मेरा अनुभव भी है और मेरी ये आपको सुझाव भी है। तो और उसके लिए क्या करना है मैंने चेकलिस्ट दी है और ये आप कब कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। सिर्फ अपने अध्ययन को एक सिस्टम लगाना जरूरी होता है। जैसे कि मैंने बहुत सारी बार एक हमारे पॉलिटिकल दोस्त है उनकी एक कथा सुनी थी, कुछ कह रहे थे, तो मैंने वो उसने कहा कि एक फलाना फलाना पार्टी है, इसके लोग बहुत करप्ट हैं, पैसा बहुत खाते हैं। मैंने पूछा और आपकी पार्टी में? तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारी पार्टी में है वो सिस्टम है पैसे खाने की, करप्शन की भी सिस्टम है। तो मैंने कहा यार पहली बार सुन रहा हूँ करप्शन की भी। हाँ बोले हमारे यहाँ सिस्टम होती है कि ये आदमी किससे पैसे ले कितने ले, ये इस पोस्ट पर बैठा तो वो किससे पैसे ले कितने ले, हमारे यहाँ सिस्टम होती है। और उनका एक शब्द था सिस्टम, तो मैं आजकल वही शब्द इस्तेमाल करता हूँ कि सिस्टम, सिस्टम नहीं सिस्टम। तो ये अपना उन्होंने मुझे बहुत अच्छा शब्द दिया है कि सिस्टम है। तो ऐसे ही हमारे अध्ययन में भी अगर एक सिस्टम हो जाएगी कि उपशय अनुपशय देखना है गुण लिंग व्याधि के लिए, तो कुछ ना कुछ सिस्टम होनी चाहिए। और ये है कि दिनचर्या देख लो आप उसकी, ठीक है ना? तो दिनचर्या के भी एक एक मुद्दे निकाल लो तो लगभग 15-20 मुद्दे हो जाते हैं। सिर्फ आहार का अध्ययन करना है आपको तो भी उसके 15-20 मुद्दे हो जाते हैं। अष्टो आहार विधि 8 तो कम से कम मुद्दे मिल गए आपको। तो इतना सब होने के बाद आपको एक ये सिस्टम अगर आप 5-10 पेशेंट में आपने कर ली, तो आपको ये एक अपने अंदर एक अपना ये जो अपना कंप्यूटर होता है ना वैद्यों का, वो इतना सेल्फ डेवलपमेंटल मॉडल होता है
कि 4-5 केसेस हो गए कि उसको एक आदत सी लग जाती है और वो अपने आप को डेवलप करता रहता है। वो अपने-अपने एल्गोरिदम अपने-अपने सेट करता है, आगे चला जाता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल मिलेंगे, संप्राप्ति की चर्चा करेंगे। आज के लिए आपको कुछ सवाल है, भेज दीजिए मुझे। नहीं तो आपको कुछ अगर अनुभव करने हैं, उपशय, अनुपशय, चिकित्सा भाग भेद में, तो मुझे भेज दीजिए, मुझे भी उसका उपयुक्तता हो सकती है। तो आज के लिए बस हो गया, कल मिलेंगे। धन्यवाद।